ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ MK सेन। नमस्कार। बाजारें बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, दुनिया वीरान हो गई है। हम सब घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं और वो डर रहे हैं अपने घर जाने से और छूने से अपने बच्चों को। अपनी जान खतरे में डालकर वो दिन रात एक कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए। आप सब तो समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की। उन्हें आराम कहां है? उन्होंने अपनी नींदें उड़ा दी हैं। अपनी इच्छाओं को त्याग कर, दुख और बाधाओं को सहकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स वो जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस की वर्दी में देश भर की सड़कों पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वॉरियर्स वो जो संक्रमण के खतरे को अच्छी तरह समझने के बाद भी लगातार अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स वो जो इस बात को जानते हुए कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है, फिर भी सफाई के काम में जुटे हैं, आवश्यक चीजों की डिलीवरी कर रहे हैं और इन सब से भी बढ़कर तमाम देशवासियों को ये एहसास करा रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि कोई तो है जो मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ है और एक आवाज पर हमारे पास आ जाएंगे। अपने हौसले के सहारे कोरोना से लड़ रहे और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे योद्धाओं के प्रति प्रकट करते हैं हम हृदय से आभार और इन नायकों के इरादों को करते हैं सलाम। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, इसी मकसद से आकाशवाणी पर लेकर आते हैं हम ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर सेन के साथ परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और डॉक्टर सेन से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800115767 पर। एक और हमारा नंबर है 011-2331-4444 पर। डॉक्टर सेन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज लॉकडाउन 2.0 यानी दूसरा चरण जो लॉकडाउन का है वो समाप्त हो रहा है और हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी यही है, कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। 2 लॉकडाउन समाप्त होने के बाद देश में कोरोना की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? कितनी सफलता मिली है इन दोनों लॉकडाउन से? जी, सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहूंगा कि अब तक लिए गए जितने भी कदम उठाए गए हैं उसका साफ तौर पे और निश्चित तौर पे फायदा हमें हुआ है। जी, आप देख पाएंगे कि यदि हम आंकड़ों को देखें जी, तो जो पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे आंकड़े हैं कोई कई गुना कम है जी। और जो प्रेडिक्शंस किसी वक्त किए गए थे, हालांकि प्रेडिक्शंस के काफी लिमिटेशंस होते हैं, उनके मुकाबले में, जो प्रेडिक्शंस के मुकाबले में कई गुना कम हमारे आंकड़े हैं जी। तो दोनों जो ये लॉकडाउन हुए हैं, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि इसको सभी क्षेत्रों में हमें फायदा मिला है, बहुत ही हम उपकृत हुए हैं। डॉक्टर सेन, कल से तीसरा लॉकडाउन शुरू हो रहा है और भारत को 3 हिस्सों में विभक्त किया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। इनमें अलग अलग तरह से छूट भी दी गई है। अब सवाल ये है कि बहुत सारी गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें सुरक्षा के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? अगर कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम पर जा रहा है या किसी अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहा है? जी, ये लॉकडाउन 2.0 का आज अंतिम दिवस है जी। और कल से, जैसे आपने फरमाया, लॉकडाउन 3.0 शुरू होने वाला है जी। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है जी। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम जी। और सुरक्षा और अनुशासन जी। ये चीजों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं
जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क और हमारे हैंड वॉशिंग एंड बाकी जो भी चीजें बतलाई जाती है आमतौर पे, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा लॉकडाउन 3 के दौरान भी। छूट अवश्य मिली है और जैसे आपने बतलाया कि देश को 3 जोन्स में विभक्त किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो स्थिति है कोविड-19 की, उसको देखते हुए तो हर एक जोन्स में छूट दी गई है और ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में रेड जोन के मुकाबले में कुछ अधिक छूट दी गई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो आपका जो सवाल, उस पर मैं आता हूं कि हमें कौन कौन सी चीजें का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें जो मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, मास्क, इसका हमें हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी हम बाहर निकले घरों से तो हमें मास्क अवश्य पहनना है। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के बीच में कम से कम 1 मीटर का जो फासला है, ये नियम हमें बहुत ही अनुशासित रूप से पालन करना पड़ेगा। चाहे वो हम बस अड्डे में खड़े हैं या किसी दुकान में कोई आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे हैं या कहीं ऑफिस खुल गए हैं तो ऑफिस में हैं या बसों में हम बैठे हैं तो सीट छोड़ के बैठे, या किसी भी हम पर्सनल अपना व्हीकल यूज कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें भी 2 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं। अगर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो पीछे पिलियन राइडर अवॉइड करें। ये सारी तो नियम हमें पालन अवश्य करने ही है। प्लस हमें जो देखना है कि जो भी हम कार्य करें, जैसे कि कोई भी हम फ्रीक्वेंटली सरफेस टच करते हैं, जैसे टेबल्स हुए, कंप्यूटर का माउस हुआ या फिर स्विच बोर्ड्स हुए, डोर के नॉब्स हैं, हैंडल्स हैं, इसको जब हम भी हाथ लगाए तो हैंड वॉशिंग अवश्य करें। नियमित रूप से हम हैंड वॉशिंग जो 20 सेकंड के लिए बतलाया गया है पानी और साबुन से, इसका करें। और रेस्पिरेटरी एटिकेट, जब भी खांसी या छींक हो तो हम मुंह को ढके या कुछ भी ना हो रुमाल से ढकें या फिर अपने बाजू को फोल्ड करके ढकें। और अगर हमें किसी भी रूप में कोई बीमार पड़ जाए, खुदा न खास्ता कभी भी, तो हमें घर से निकलना नहीं चाहिए, हमें अपने घर तक सीमित रहना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो लॉकडाउन 3 के दौरान भी हमें बहुत ही कड़े मात्रा में हमें करना पड़ेगा। और एक चीज जरूर है कि जो भी वेस्ट डिस्पोजल है, हम जैसे कोई भी चीज हम फेंके आसपास में तो स्वच्छता का पालन अब जरूर करें। दूध के लाने जाते हैं या फल सब्जी लाने जाते हैं तो उसमें भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ऑब्जर्वेशन करना है। और ये साधारण सी चीजें जो अगर हम करें तो अवश्य हम सफलता प्राप्त करेंगे और इस नियमित रूप से, अनुशासित रूप से हम इनका पालन करेंगे। जी, वैसे भी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है और जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, ऐसे में सरकार की ओर से जो जारी दिशा निर्देश हैं, उसका पालन कर हम बहुत हद तक संक्रमण से बच सकते हैं। कोलकाता से दिनेश साहू जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, हम गया जिला के रिवला गांव के रहने वाले हैं। जी सर, हम पूछना चाह रहे थे कि जो कहीं निकलता नहीं है, किसी से मिला नहीं, ऐसे ऐसे आदमी पॉजिटिव हो जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है सर? जी डॉक्टर सेन। हाँ जी दिनेश जी, आपका सवाल ये है कि जो घर तक सीमित हैं जी, वो पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है। देखिए, अगर हम सही रूप में देखें तो हम जानते हैं कि ये जो संक्रमण है ये सांस के जरिए होता है। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति जिसको ये या तो वो प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कैरियर हो या फिर कोविड रोग से संक्रमित हो, इनसे संपर्क में आने से ही ये बीमारी होती है। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम नियम का पालन ना करते हुए भी कभी बाजारों में गए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने लगे तो उसके नजदीक पहुंच गए। कहीं ना कहीं कोई ढील यदि हुई हो तो अवश्य ये संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि दिनेश जी का सवाल है हम घर से ना निकले हों, कभी आप याद करके देखें कि आस पड़ोस में या किसी से भी आपने बातचीत की हो या कोई आपसे मिलने आया हो बाहर से, जो कि होना नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो फोमाइट्स कहलाते हैं, जैसे कि करेंसी नोट्स हुए
या कोई ऐसी चीज बाजार से लाई हुई चीज जिसको बगैर साफ किए हमने इसका इस्तेमाल किया, ऐसी चीजों से भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए सरकार की तरफ से हमेशा ये दिशा निर्देश में लिखा जाता है कि कोई भी चीज अगर हम बाहर से लाएं तो ये ध्यानपूर्वक हम धोकर इस्तेमाल करें, और कभी भी किसी से बातचीत भी करें तो दूरी का मेंटेन अवश्य करें। जी बिल्कुल। दमोह से रघुवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। रघुवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी का नमस्कार। जी नमस्ते सर, मैं रघुवीर पटेल, ग्राम नंदरई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोल रहा था। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि अगर कोरोना पेशेंट के लिए अगर कोरोना से डिस्चार्ज कर दिया गया तो सर उसके लिए दोबारा होने की संभावना रहती क्या? जी डॉक्टर सेन। हाँ जी रघुवीर जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। तो जैसे आप जानते हैं कि कोरोना के जो वायरस है इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा जाता है। नोवेल का मतलब हुआ ये कि कभी भी मनुष्य जाति इस वायरस के संपर्क में नहीं आया। ये एक बिल्कुल ही नई ये एक माइक्रोब है। तो हमें अभी इसके विषय में इतना मालूम नहीं है कि एक बार संक्रमित होने के बाद दूसरी बार कोई संक्रमित हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अन्य कोरोना वायरसेस या दूसरे वायरसेस से जो भी हमें अभी तक एक्सपीरियंस है कि इसमें कुछ हद तक इम्यूनिटी आती है, लेकिन वो इम्यूनिटी यानी कि ना होने की संभावना दोबारा कितनी देर तक रहती है और हर व्यक्ति में सामान्य रूप में इक्वल होती है या नहीं, इसके विषय में कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वायरस कभी कभी म्यूटेट भी करता है, दूसरे स्ट्रेन का वायरस आता है तो फिर वो नया रूप में एक संक्रमण कर सकता है। तो जो बेसिक पॉइंट मैं बतलाना चाहूंगा रघुवीर जी की एक बार किसी को संक्रमण हो गया तो इसमें हमें निश्चित तौर पे ये जरूर पालन करना चाहिए जो स्वच्छता के नियम हम आज सीख रहे हैं। इसको एक हमारी परंपरा रही है कि जूते बाहर से आओगे तो बाहर उतारो, हाथ धो लो और दूसरे, तो ये सारी चीजें हम अनुशासित रूप से पालन करें ताकि दोबारा संक्रमण होने की कोई संभावना ही नहीं रहे या ना के बराबर रहे। जी बिल्कुल। जालंधर से अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी अरविंद जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं जालंधर से अरविंद कुमार बोल रहा हूँ जी। सर, पहले मैं आपको सबको ना प्रधानमंत्री सर को, राष्ट्रपति सर को, सेना को, गृह मंत्री को, सबको जो भी आज कोरोना है उसकी मुबारक देना चाहता हूँ, सभी टीम को। जी आप बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? आपकी टीम को भी, कोरोना करने वाले को भी, आकाशवाणी टीम को भी। जी शुक्रिया अरविंद जी, पूछिए। सभी प्रधानमंत्री से लेकर सभी टीमों को मुबारक देना चाहता हूँ। जो भी पुराना खबर सुनी है ना, बहुत अच्छा लगा हमको। अरविंद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हम कोरोना के, हम जैसे घर में रहते ज्यादा जी, हमको सभी को कोरोना के लिए क्या क्या बचाव करना चाहिए, सभी मेरे दोस्तों को। जी डॉक्टर सेन, ये जानना चाह रहे हैं कि ये ज्यादातर समय घर पर रहते हैं, क्या क्या सावधानी बरतें? जी अरविंद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर लॉकडाउन के दौरान घर पे रहना ही बुद्धिमानी है। घर से निकलना, इससे हम बचे रहें। घर से तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। सबसे पहले दो चार चीजों का जो ध्यान हमें रखना है कि घर में जो बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है या जिनको और बीमारियों से जो पीड़ित हैं, जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या गुर्दों की बीमारी हो या सीओपीडी या जिसको हम क्रॉनिक खांसी की बीमारी कहते हैं, या बुजुर्ग हैं, खास करके ऐसे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और बाहर से आने वालों लोगों से भी मिलना नहीं चाहिए। और घर में भी सभी को मास्क पहनने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्वच्छता जैसे कि हैंड वॉशिंग, हाथ धोना 20 सेकंड तक साबुन और पानी से, और जब भी कोई बाजार से चीजें लाए इसको साफ सुथरापन, इसका एहतियात के तौर पे ये सारी चीजें साफ करके तभी इनका सेवन करना। और कभी भी किसी व्यक्ति को अगर परिवार में किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो बेहतर ये होगा कि उनसे संपर्क में ना आए। अगर व्यवस्था हो तो अलग कमरे में रहें और उनके लिए अलग से खाना वहीं पे परोसा रह जाए।
और स्वच्छता के नियम जितने भी बतलाए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको बाहर जाना भी हुआ तो कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की दूरी का ध्यान पे रखना है, और अगर जरूरत पड़े दवाइयों की या कोई खाने की सामग्री की तभी जाएं, नहीं तो घर पर ही सीमित रहें और घर पे ही बैठे जो भी काम है घर पे ही करें। तो ये साधारण सी चीजों का हमें अनुशासित रूप से और नियमित रूप से पालन करना ये लॉकडाउन के दौरान हमारे सभी को आवश्यक है। जी बिल्कुल, जब तक इलाज नहीं उपलब्ध होता है तब तक छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर ही हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। राजधानी दिल्ली से निशांत जी जुड़ चुके हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी निशांत जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा 2-3 सवाल है डॉक्टर साहब से। जी, सबसे पहला सवाल मेरा तो ये है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, हालांकि बहुत सारे नंबर भी दिए गए, बहुत कुछ दिया गया है जी, पर अगर हम सीधे साधे इंसान 1500-2000 रुपए के फोन यूज करने वाले इंसान अगर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या सांप का विष कोरोना की दवाइयों के लिए इफेक्टेबल है? और तीसरा सवाल ये है कि चौथा लॉकडाउन आएगा? जी डॉक्टर सेन, कई तरह की शंकाएं हैं इनके मन में और सवाल भी उसी से जुड़े हैं। निशांत जी, आपने एक साथ एकाधिक सवाल किए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके तीनों सवालों का जवाब दे सकूं। सबसे पहले आपने जो सबसे बढ़िया प्रश्न पूछा है कि आरोग्य सेतु भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नेक, बहुत ही हेल्पफुल, सुविधाजनक ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। आपके पास यदि मोबाइल फोन हो तो इसको फ्री ऑफ चार्ज, इसको ऐप स्टोर पे जाकर के या फिर एंड्रॉयड फोन पे है या फिर iOS पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और इसमें आपके जितने भी साधारण सवाल हैं उनका तो जवाब मिलेगा ही। आपको इसके ऊपर एक और भी सुविधा है कि आपके एज, आपकी बीमारियां, आपके और चीजों के साथ जो भी आपके लिए खास किस्म की जो एडवाइस है वो उसके ऊपर निरंतर नियमित रूप से आपको दिया जाएगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हो जिसके जो कोरोना पीड़ित किसी संक्रमित एरिया या फिर कोरोना के किसी मरीज के आस पड़ोस में घूम रहे हो तो उसका भी संकेत आपको इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी, मैं तो कहूंगा हरेक नागरिक को जो मोबाइल फोन यूज करता हो उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। आपका दूसरा सवाल ये था कि सांप का विष, क्या मैंने ठीक सुना? सांप का विष? तो सांप का विष, देखिए बहुत सी चीजों का अभी प्रयोग हो रहा है। अभी तक सांप के विष के विषय में कोई भी हमारे को रिपोर्ट नहीं है कि इसमें कोविड-19 में इसका प्रयोग किया गया हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के डेट में हमारे पास कोई ऐसे ठोस सबूत किसी भी दवा के विषय में नहीं है। और जहां तक तीसरा सवाल है, ये तो हम और आप आगे देखेंगे कि हम कितने अनुशासित रूप से और कितने जागरूक अवस्था में रहते हैं और लॉकडाउन 3.0 को बहुत ही अनुशासित रूप से पालन करके कोरोना को हम अवश्य निश्चित तौर पे भगाने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन 4 के विषय में तो आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, हम कुछ भी नहीं कह पाते हैं, लेकिन आशा ये रखते हैं और निश्चित तौर पे हम जानते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोविड हमारे देश से हम दूर करेंगे अनुशासित रूप से रहने पे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर सेन ने भी बताया कि जो स्मार्टफोन्स हैं उस पर आप बहुत आसानी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास फीचर फोन है तो उसमें भी आरोग्य सेतु से जुड़ी जानकारियां और आरोग्य सेतु ऐप से को कैसे डाउनलोड करें, इस पर भी सरकार काम कर रही है। और आपके फोन नंबर पर आपको सरकार फोन करेगी और तमाम जानकारियां इकट्ठा करेंगी। और बहुत सारी सुविधाएं जो आरोग्य सेतु में स्मार्टफोन पर मिल रही है वो फीचर फोन में भी मिलनी शुरू हो रही हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी महेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, मैं जानना चाह रहा हूँ फूल, सब्जी और फलों से कोरोना वायरस होने की संभावना है क्या? और दूसरा सवाल है कि रात को 2-3 बजे के बाद मृत्यु हो जाती।
जी, डॉक्टर सेन कह रहे हैं कि फल और सब्जियों से कितनी संभावना है कोरोना होने की? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, फल और सब्जी तो हम और आप सब लोग घरों पे लाते हैं, बाहर से लाते हैं। कोई भी चीज, फल सब्जी हो चाहे कोई भी सामग्री हो, तो हमें ये उचित होगा इसको अच्छी तरह से धो लें, एक फ्लोइंग वाटर पे धो लें, अच्छी तरह से धो लें और उसको फिर तभी उसका इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से बॉयल करके, अच्छी तरह से उसको मतलब उबाल के, और जो भी हमारी रंधन प्रक्रिया है, जो भी हम कुकिंग, जो भी हमारी जो चीज है, तभी इस्तेमाल करें जब इसको हम अच्छी तरह से धो लें। संभावना बिल्कुल है, अगर हम इसको बगैर धोए या किसी बाजार से ला करके उसको तुरंत हम उसको वैसे ही कच्चा खा जाएं या कच्चा ही बगैर उसको धोए उसको फिर उसका इस्तेमाल करें, तो इससे हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। इनका जो दूसरा सवाल था कि रात को नींद नहीं आना, देखिए नींद का नहीं आना इसके कई कारण हो सकते हैं जी, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों की वजह से। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर तो ये इनकी अभी कोरोना संबंधित चिंतन के विषय से हो रहा हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आप अनुशासित रूप से जितने भी नियम बताए गए हैं, आपको अभी बताए जा रहे हैं प्रिंट मीडिया में और अखबारों में और रेडियो में और टेलीविजन में और बाकी चीजों में, तो इसका अगर अनुशासित रूप से नियमित तौर से पालन करें तो इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और ये निर्भर करता है कि कितनी अनुशासित रूप से हम इसका पालन करते हैं। तो इंसोम्निया अगर किसी और बीमारी की वजह से है तो इस विषय में तो मैं चाहूंगा कि आप हेल्पलाइन से संबंध करें और अपने चिकित्सक से आप संपर्क करें। जी हाँ, बिल्कुल। और सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1075। कोरोना से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी शंका है या कोई लक्षण है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जरूरी सहायता आपको दी जाएगी। गाजियाबाद से यामीन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद के पास से। जी सर, मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था, जैसे कि लॉकडाउन में हमें छूट दी जा रही है जी, और ऐसे पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं जी, तो इसको छूट देने से क्या फायदा है जी? मैं तो ये पूछना चाह रहा था जी। डॉक्टर सेन, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल है। जी जी जी, देखिए लॉकडाउन सबसे पहले हमारा जब बातचीत शुरू की गई थी उस वक्त ही सबसे पहला सवाल यह था कि लॉकडाउन से हमें फायदे क्या हैं। तो अगर हम आंकड़ों को देखें, मैंने सबसे पहले बतलाया कि आंकड़ों के हिसाब से जिस दर पे जो कोविड-19 के पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं, जिस दर पे वो बढ़ रहे हैं, वो कई गुना कम है जो प्रेडिक्शंस हुए थे या दूसरे देशों की तुलना में। जी, तो बढ़ तो रहे हैं लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो कई गुना कम है। और बहुत सी ऐसी जगह है जो अभी कोविड के जहां पे नए संक्रमण नहीं हुए। आप जानते हैं कि देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पे कोविड के नए केसेस पिछले 14 दिन में नहीं हुए या पिछले 28 दिन में नहीं हुए जी। अब लॉकडाउन से हमें जो फायदे मिले हैं वो तो निश्चित तौर पे तय है, वो सारी दुनिया, विदेश में भी और देश में भी सभी को ये ज्ञान है, सभी बोल रहे हैं और सभी को अब आंकड़ों की सूची से हम देखें कि जो डबलिंग रेट है वो जहां पे 1.5 या 2 या 3 दिन की होती थी अब वो 10 या 11 दिन पे पहुंच गई है या उससे भी अधिक। और जितने हमारे जोन्स, रेड जोन्स हैं, वो ग्रीन और ऑरेंज जोन्स की मात्रा भी बढ़ रही है। और जिस रेट पे मरीज आ रहे थे पहले, वो उसकी बढ़ोतरी की जो मात्रा है वो भी कम हो गई है। बढ़ जरूर रही है लेकिन बढ़ने की जो मात्रा है वो कम जरूर हो गई है। और कई जिले हमारे इस नए केसेस, नए संक्रमण से भी मुक्त हो गए हैं जी। डॉक्टर सेन, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में एक और सवाल है, वो ये है कि चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, बहुत सारे माध्यमों से ये जानकारियां मिल रही हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत में भी आज एक खबर आई कि पीजीआई चंडीगढ़ की ओर से MW वैक्सीन के ट्रायल की बात हो रही है और उसको एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल सहित कई जगहों पे ट्रायल किया जाएगा। अब तक क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर भारत में और दुनिया के तमाम देशों में जहां ट्रायल शुरू हो गए हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका।
देखिए, वैक्सीन या टीकाकरण, जैसे हम जानते हैं कि वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है जिससे रोकथाम होती है जी। लेकिन सबसे पहले मैं बतला दूं कि आपका जो सवाल पहला था, जो जिस वैक्सीन की बात जिक्र आपने किया अभी जो पीजीआई चंडीगढ़ में सबसे पहले इनिशिएट किया और उसके बाद अब एम्स भोपाल में और एम्स नई दिल्ली में इसके ट्रायल्स होंगे, 40 पेशेंट और होंगे। ये वैक्सीन रोकथाम के लिए नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट के तौर पे वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस एजेंट को हम माइकोबैक्टीरियम W कहते हैं या माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणियाई है। ये एक बहुत पहले ही हमारे पास मौजूद था, लेकिन ये दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि लेप्रेसी हुआ और भी कुछ बीमारियां हुआ है। और इसमें ये देखा गया है कि ये इसका इस्तेमाल रोगियों में किया जा गया है जो संक्रमित ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बहुत सीवियर किस्म के कोविड-19 से अब जूझ रहे हैं अस्पतालों में। उनमें ये देकर ये पाया गया है कि संभावना है कि उनकी स्थिति में सुधार आए और केवल मतलब एज ए ट्रीटमेंट, एक निदान के रूप में इसका इस्तेमाल हो। इसके कोई साइड इफेक्ट अभी तक नजर नहीं आए हैं। पहले जो फेज ट्रायल जो हमारे पीजीआई में हुआ है चंडीगढ़ में, और अब आगे के लिए जो आपने ठीक फरमाया बिल्कुल कि एम्स न्यू दिल्ली और भोपाल में इसके ट्रायल्स होंगे। तो अभी भी ये एक ट्रायल के तौर पे है और इसमें इस पर्टिकुलर वैक्सीन में इस टीका को लगाने से ये देखा गया है कि जो एक साइटोकाइन स्टॉर्म होती है, जो एक बहुत तीव्र सूजन की स्थिति आ जाती है दूसरे हफ्ते में या उसके बाद रोगी में, जो कि ना डिटोरेट करता है, जो कि ना जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे रोगियों में जो बहुत ही सीवियरली अफेक्टेड हैं, इनमें इसका ट्रायल होगा। ये तो रही माइकोबैक्टीरियम W या MW की बात। ये हमारे देश में हो रहा है और जैसे कि बहुत बड़े अस्पताल 2 हैं, उनको इसका वो दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिया गया है इसको टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपने ठीक कहा कि दुनिया के और जगहों में और हमारे देश में भी दूसरे और भी वैक्सीन जो टीका है, मतलब जिससे व्यक्ति में अगर ये वायरस आ भी जाए तो उसको मार भगाने की क्षमता हो जाती है उत्पन्न। जैसे कि पोलियो का वैक्सीन रहा, पोलियो को हमने दूर कर दिया, या स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन रहा, स्मॉल पॉक्स विश्व भर से चली गई। तो ऐसे ही बच्चों में देखा गया है कि टीकाकरण होता है डिप्थीरिया के लिए, टेटनस के लिए और भी कई बीमारियों के लिए, ताकि रोग अगर कीटाणु आ भी जाए शरीर में तो रोग वो निरोगी रहे और रोग डिजीज स्टेट तक ना पहुंच पाए, उसमें लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो कई जगह ये अभी भी ट्रायल्स के तौर पे है, जो फेजेस होते हैं एक वैक्सीन को बनाने में। आप जानते ही होंगे कि वक्त लगता है इसको फास्ट ट्रैक करके, और बहुत ही हमारे देश में भी कुछ जगह पे ऐसे ट्रायल्स चल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और एक बार अगर टीका आ जाता है, जैसे कि आपने देखा था कि स्वाइन फ्लू या H1N1 इन्फ्लुएंजा के जब 2009 में सबसे पहली बार हमारे देश में आया, उसके बाद कुछ महीनों के बाद या अगले साल तक ही वो एक टीका आ गया जो अब हर एक को लगता है, और वो उस टीका साल में एक बार लगवाते हैं। और अगर फ्लू हो भी जाए तो बहुत ही कम स्तर पे और बिल्कुल ही एक माइल्ड तौर पे होती है और वो ठीक भी हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में हम जरूर पहुंचेंगे, कोशिशें जारी हैं और रिसर्च हमारे देश में और विदेश में चल रही है। और दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक अथक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत जल्द उम्मीद है कि वहां से सफलता की किरणें सामने आएंगी। धार से अनोखे सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनोखे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी नमस्ते और शुक्रिया जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? सर जी, ये जब तक वैक्सीन दवाई नहीं बनेगी जी, जब तक हमको ये बलि के बकरे बनने से बचना पड़ेगा। देखिए अनोखे जी, ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, समाज की सुरक्षा के लिए है, और सरकार आप सबकी और हम सबकी और तमाम देशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ही लॉकडाउन को प्रभावी करने में जुटी हुई है। कुछ और जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अनोखे लाल जी के भी मन में प्रश्न है,
अब जी शायद हम सबको ये समझने की जरूरत है कि कोरोना हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है और इससे जब तक की वैक्सीन नहीं आती है तब तक सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके ही हमें अपनी जिंदगी की रफ्तार को गति देनी होगी। बिल्कुल आपने ठीक बोला, ये 100% मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास दवा के तौर पे या और किसी के तौर पे कुछ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को भी हम एक दवा समझ के अगर इसको ले जी, ये कोई भी दवा अगर वो असरदार होती है तो थोड़ी सी कड़वी होती है जी। और ये लॉकडाउन आप ये देखिए, इसमें 2-4 चीजें ऐसी हैं जो हमारी सभ्यता के हमारे परंपराओं में रही है, जैसे स्वच्छता। अब बाहर के जूते बाहर उतार के फिर अंदर आना, बाहर के कपड़े जो पहन के हम आए उसको खोल करके घर के प्रवेश करने के बाद नहा धोना, हाथ धोना, और साफ सुथरा खाना पकवान जो भी हम बनाए साफ सुथरे स्वच्छता के साथ बनाए, ये तो हमारी परंपरा रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम लॉकडाउन के दौरान ही हम इसको वो करें, वो तो हमारी परंपरा रही है। हाँ, ये जरूर है कि घर के परिधि में हम सीमित रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए हमें शायद रहना पड़े, धीरे धीरे करके हम इसको उठाएंगे तो फिर हम देखेंगे एक सामान्य जीवन पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने अभी बताया कि ये हम सभी के हित के लिए, हमारे परिवार, हमारे स्वजन, हमारे परिजन, हमारे जो मित्र और हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हम लोगों के लिए ही है, ये हमारे हित में है। ये साधारण सी चीजें अगर हम ऑब्जर्व करें नियमित रूप से, अनुशासित रूप से और संयम के साथ, तो इसमें मेरा ये दृढ़ विश्वास है, कोई इसमें मेरे पूरा भरोसा है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि हम इस चीज में कामयाबी हासिल करेंगे। सरकार के तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं वो प्रोएक्टिव और टाइमली कदम उठाए गए हैं, और जितने भी हमें इसकी बेनिफिट मिल रही है, ये लगता तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है और सुदूर पर भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ठीक। अहमदनगर से सचिन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर। जी सचिन जी बताएं। हाँ सर, जब हम बाहर गए तो घर में आए तो जो हाथ है ना, मुझे कितने टाइम पे धोना चाहिए, कितने जो घंटे में धोना चाहिए? हाँ जी सचिन जी, ऐसा है कि हाथ धोना एक बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बतलाया था कि इसका बहुत प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। तो जब भी हम बाहर से आए या कोई भी ऐसी चीज हो जो बाहर से आई हुई हो, जैसे बाहर से कोई सब्जी लाया हो या कोई हमने बाहर से जो पैसे हैं, जो करेंसी नोट्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आई हो, वो उसको छूने के बाद, उसको हाथ लगाने के बाद हम हाथ अवश्य धोएं। और हाथ धोने का एक तरीका है जो कि आजकल अखबारों में और रेडियो में और टीवी में और हर जगह आप देख रहे हैं पोस्टरों में, कि हाथ जब हम धोएंगे तो साफ पानी होना चाहिए, वो गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, साबुन होना चाहिए जिसमें झाग आप बना सके, और उसको कम से कम 20 सेकंड तक धोना है, जिसमें एक उसकी पद्धति होती है कि हाथ के जो उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में जो जगह है, और जो हमारे नाखून के बिल्कुल पीछे जो फिंगर टिप्स होते हैं, जो अंगूठा है, और हाथ के दोनों साइड, ऊपरी हिस्सा जो हाथ का जो पाम है और जो डॉर्सम है, दोनों साइड, और जो हमारी कलाइयां हैं, सभी को रगड़ के अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए, और 20 सेकंड तक हाथ धोने की बात सरकार कह रही है। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में समय नहीं है, आपने विशेषज्ञ राय साझा की, तमाम श्रोताओं के सवालों का जवाब दिया। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ MK सेन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।